कनाडा में लगी आग का धुआं अमेरिका तक पहुंच गया और अब इस पर टैरिफ लगाने की बात हो रही है। क्या अब प्राकृतिक आपदाओं की भी कीमत वसूली जाएगी? कैसी हिपोक्रेसी है? ये तो हिपोक्रेसी है ही नहीं, ये तो बस एग्जीक्यूशन ऑफ द मैनिफेस्टो है। जो बोला था वही करके दिखा रहे हैं। उसने पहले ही बोला था, मैं ज़मीन से तेल निकालूंगा, मैं पेरिस एग्रीमेंट से पुल आउट करूंगा। तो सवाल अब पलट जाएगा, जब पहले ही पता था तो लोगों ने वोट क्यों दिया? नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, मेरा एक सामान्य प्रश्न है। ये प्रश्न कनाडा के जंगलों में लगी भीषण आग को लेकर है। ये आग इतनी भीषण है आचार्य जी कि इसमें लाखों हेक्टेयर के जंगल जलकर राख हो चुके हैं और ये आग इतनी भीषण हो चुकी है कि अब इस पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो चुका है। इसका जो जहरीला धुआं है वो अभी अमेरिका में घुसना शुरू हुआ है। तो ट्रंप जो हैं उन्होंने अभी कनाडा पे इसको लेकर के भारी भरकम टैरिफ लगाने का उनको धमकी दी है। तो इस पे क्या तर्क है आचार्य जी? और जबकि कनाडा इसको वैश्विक संकट के रूप में दर्शा रहा है, तो ये कैसी हिपोक्रेसी है? हिपोक्रेसी कई तरह की तो नहीं होती ना कि मैं बताऊं कि कैसी वाली है। हिपोक्रेसी है, बस बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। कैसी हिपोक्रेसी है का क्या जवाब है? क्या ये हिपोक्रेसी है? इसका तो जवाब हो सकता है कि हाँ ये हिपोक्रेसी है, पर कैसी हिपोक्रेसी है? मैं क्या हिपोक्रेसी की कोई श्रेणियां बताऊं? हिपोक्रेसी है और क्या है? और कोई ये इसी मामले में नहीं हो रही है, उनका तो जो पूरा कैंपेन ही था वो इसी धुरी पर घूम रहा था। एक तरीके से हिपोक्रेसी भी नहीं है, क्योंकि वो वही कर रहे हैं जो करने का उन्होंने अपने कैंपेन में ही वादा करा था। उन्होंने ये नहीं करा है कि मैं कुछ और बता करके वोट लेकर के सत्ता में आ गया हूं और सत्ता में आने के बाद अब कुछ और कर रहा हूं। वो कहलाता है पाखंड, वो होती है हिपोक्रेसी। ये तो सच पूछो तो हिपोक्रेसी है ही नहीं, ये तो बस एग्जीक्यूशन ऑफ द मैनिफेस्टो है। एग्जीक्यूशन ऑफ द मैनिफेस्टो। जो बोला था वही करके दिखा रहे हैं। तो सवाल अब पलट जाएगा। अब सवाल यह होगा कि ये बोलने पर भी लोगों ने वोट क्यों दिया, जब पहले ही पता था कि ये आदमी खुलेआम कह रहा है अपने घोषणा पत्र में, अपने इलेक्टोरल मैनिफेस्टो में पहले ही बता रहा है कि अगर मुझे तुम प्रेसिडेंट बनाओगे तो मैं ये सब करूंगा। जब पहले ही पता था तो लोगों ने वोट क्यों दिया? तो लो, बात तो आ गई आपके ऊपर। अब क्या करोगे? तो बोल दिया था, मागा मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, मैं ज़मीन से तेल निकालूंगा, मैं ईवी की सब्सिडी खत्म करूंगा, मैं पेरिस एग्रीमेंट से पुल आउट करूंगा। जितने तरीके के क्लाइमेट खराब काम करने वाले होते हैं वो सारे करूंगा। उसने पहले ही बोला था। पर्यावरण और अहंकार एक साथ नहीं चल सकते। अहंकार कई रूप लेकर आता है। मेरा राष्ट्र सबसे महान है, मुझे दुनिया पर छा जाना है, हमें अपने अतीत के गौरव को दोबारा वापस पाना है। अहंकार यही सब रूप लेके आता है, और अहंकार जो भी रूप लेकर आएगा वो पर्यावरण का नाश ही करेगा। तो अगर कोई कहे कि मैं पर्यावरण मित्र हूं और अहंकार है भीतर जबरदस्त, तो वो झूठ बोल रहा है। इकोलॉजी और इको साथ नहीं चल सकते। ईगो जो कुछ भी करेगी वो इकोलॉजी के लिए डिस्ट्रक्टिव ही होगा। आप वॉर कर रहे हो, वॉर क्या करता है इकोलॉजी के साथ? आप बिल्कुल बोल सकते हो, आप एक वोटर हो, आप ये बिल्कुल बोल सकते हो कि मुझे एनवायरनमेंट की बहुत फिक्र है, लेकिन मैं अमेरिकन हेजेमनी भी चाहती हूं दुनिया में। तो आप झूठ बोल रहे हो। अगर अहंकार अमेरिकन हेजेमनी से जुड़ा हुआ है तो वो एनवायरनमेंट की फिक्र कर ही नहीं सकता। आप जो कर रहे हो अब मिडिल ईस्ट में, उसने तो बर्बाद ही कर दिया ना एनवायरनमेंट को।
और ये काम किसने करा है? उस वोटर ने जो हो सकता है बिल्कुल ये कहता हो कि नहीं, हमें तो पर्यावरण की फिक्र है। इसी तरीके से हम लोग भी हैं। जब प्रकृति की बात आएगी तो हम बिल्कुल कह देंगे कि हाँ, हमें प्रकृति की चिंता है, परवाह है। लेकिन आप प्रकृति की चिंता नहीं कर सकते हो अगर आपके कुछ अहंकारिक सरोकार भी हैं। ये दोनों काम एक साथ नहीं चलेंगे। उदाहरण के लिए, मेरा अहंकार मेरे परिवार से जुड़ा हुआ है। मैं मां हूं, मुझ में अपने शिशु के लिए बड़ी ममता है, मेरा अहंकार मेरे बेबी से आइडेंटिफाइड है। तो अब आप पर्यावरण की दुर्दशा करोगे हर तरीके से करोगे। पहली तो दुर्दशा यही है कि हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि एनवायरनमेंट को बर्बाद करने में जो नंबर एक फैक्टर है वो पॉपुलेशन है। शिशु को लाना ही एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन की शुरुआत है, क्योंकि वो आप एक शिशु नहीं लाए हो। जो आप एक शिशु लाए हो वो 2 शिशु और लाएगा, वो 10 शिशु और लाएंगे। ये आपने एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन शुरू कर दिया है। और दूसरी बात, आप अब जिसको लेके आए हो दुनिया में, वो रिसोर्सेज मांगेगा। उसे सड़क चाहिए, उसे भोजन चाहिए, जंगल कटेंगे उसके लिए, मिनरल्स चाहिए ना उसको, मोबाइल फोन चाहिए, मोबाइल फोन के लिए रेयर अर्थ्स चाहिए, उसके लिए माइनिंग चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। अब आप कैसे एनवायरनमेंट की परवाह कर लोगे अगर आप एक मां हो कि आई एम आइडेंटिफाइड एज अ मदर? यू कैन आइदर बी अ मदर और एन एनवायरनमेंट लवर। Identification with anything is destructive to the environment, be it to your baby or to your country or to your ideology or to your religion or to your values or to anything. और यही वजह है कि हम पृथ्वी को नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि हम पृथ्वी को भी बचाना चाहते हैं इस तरीके से कि जैसी हमारी साधारण जिंदगी और जैसी हमारी साधारण साइकोलॉजी चल रही थी वो भी चलती रहे और पृथ्वी भी बच जाए। नहीं, आपने इतिहास में जैसे अपने मूल्य रखे हैं, जैसी अपनी साइकोलॉजी रखी है, वो सब रखते हुए आप पर्यावरण को नहीं बचा सकते। अगर आपका साइकोलॉजिकल मॉडल ट्रेडिशनल ही है तो एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन इनएविटेबल है, आप उसको नहीं रोक सकते। आप त्योहार के नाम पे पर्यावरण बर्बाद करोगे, जितने भी होते हैं, आप हैप्पी लाइफ के नाम पे पर्यावरण बर्बाद करोगे, आप खुशियों के नाम पे करोगे, आप फुलफिलमेंट के नाम पे पर्यावरण बर्बाद करोगे, बिकॉज दैट इज द ट्रेडिशनल मॉडल, दैट्स हाउ मैनकाइंड हैज बीन थ्रू द सेंचुरीज। जब भी खुशी आती है तो कुछ हम बर्बाद ही तो करते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि त्योहार ऐसे हो नहीं सकते जो प्रकृति की रक्षा भी करें, हो सकते हैं। छठ का त्योहार मेरे जहन में आता है, वहां पर सिद्धांत तो यही है कि जा करके जितने भी जलाशय हों, वाटर बॉडीज हो, उनकी सफाई करो पहले। लेकिन अब आप देखो व्यवहारिक रूप से क्या हो रहा है, तो ऐसा कम होता है, ज्यादा तो ये होता है कि हर त्योहार के बाद हम पाते हैं गंदगी और फैल गई है, पर्यावरण का और विनाश हो गया है। तो हम जैसे हैं वैसा रहते हुए पर्यावरण बर्बाद हम करेंगे ही करेंगे। और फिर हम कहेंगे हाँ एनवायरनमेंट बड़ी बात है, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी बात है कुछ और, कुछ और, कुछ और, कुछ और, कुछ और। कोई आपसे नहीं बोलने वाला कि एनवायरनमेंट बेकार की चीज है, कोई ये नहीं बोलने वाला खुलेआम कि पर्यावरण को बर्बाद कर दो, ये कोई नहीं बोलेगा खुलेआम। वो बस इतना बोलेंगे कि पर्यावरण जरूरी है, महत्वपूर्ण है, लेकिन पर्यावरण से भी ज्यादा महत्वपूर्ण मेरा बेबी है। बस हो गया, खत्म, इतने में सब खत्म। या पर्यावरण से ज्यादा महत्वपूर्ण मेरी मान्यता है, और मेरी मान्यता क्या है कि नदी में जाके दूध बहाना है। तो
नदियों की हम फिक्र करते हैं, लेकिन मान्यता नदी से बड़ी बात है। यह हमारा वक्तव्य होगा, और इस वक्तव्य का अर्थ ही यही है कि अब पर्यावरण बर्बाद होगा। एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस ऐसा नहीं है कि अमेरिका में कम है, पर अभी उन पर यह जुनून चढ़ा हुआ है कि हम दुनिया पर जिस तरह छाए हुए थे, तो हमारी जो चौधराहट है वो अब कम कैसे पड़ने लगी। सोवियत संघ का विघटन हुआ 91 में, और लगा कि अब तो बिल्कुल एक ध्रुवीय जगत बनेगा। 2 सुपर पावर होते थे, बस एक पोल अब रह जाएगा। और वैसा चला भी 10-15 साल, पर फिर अब चीन उठ गया। बात आ रही समझ में? न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन हो गया। उधर नॉर्थ कोरिया ने भी वेपन्स अपने रख लिए और बोल रहे हैं कि अमेरिका तक पहुंचेगी मेरी मिसाइल। कुछ हद तक भारत भी उठा है आर्थिक रूप से। उधर यूरोप के भी कुछ देश हैं जो अमेरिका को आंख दिखा रहे हैं। यूएसएसआर गया तो अब रशिया है, वो भी नहीं सुन रहा अमेरिका की। तो अब उससे चीज पैदा होती है कि हमें तो लगा था कि हमने लड़ाई जीत ली एट द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, लेकिन लड़ाई तो जीती नहीं है। तो इतने सारे छोटे छोटे और पैदा हो गए चुनौती देने के लिए। तो वो अमेरिकन पॉपुलेशन में अब एक पास्ट ग्लोरी को रिक्लेम करने की बड़ी तड़प है। वो कह रहे हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और उसके लिए सब बर्बाद करना पड़े तो कर दो। तो ये जो पास्ट से आइडेंटिफिकेशन है, ये इन्वायरमेंट पर हमेशा भारी पड़ेगा। मतलब समझो, जब तक वो जो आइडेंटिफिकेशन की, तादात्म्य की आध्यात्मिक समस्या है उसका समाधान नहीं कर लोगे, तब तक पर्यावरण को, प्रकृति को, पृथ्वी को बचाना असंभव है। समाधान आध्यात्मिक है। फंस गए फिर से। नहीं आचार्य जी, हम तो जियोपॉलिटिक्स का सवाल लेके आए थे। आप हर चीज को वहीं ले जाते हो, मैं क्या करूं? समाधान तो एक ही है, नाम बोलो। मास बेस्ड एजुकेशन ऑफ द सेल्फ। अमेरिका को शिक्षा चाहिए। बाहर से पढ़े लिखे हैं, वही यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स की तरह, भीतर से अनपढ़ हैं। शिक्षा की जरूरत है, बस इतनी सी बात है, और कुछ नहीं। प्रणाम आचार्य जी। मेरा सवाल क्लाइमेट चेंज से है रिलेटेड। मैं जब अपने दोस्तों को, अपने क्लासमेट्स को, सबको, मतलब जो मेरे क्लासमेट्स थे इंजीनियरिंग में, अपने कॉलीग्स को, सबको समझाने की कोशिश करता हूँ, तो मतलब यहाँ तक तो बात सबको पता है कि चलो इंडिया में क्या चल रहा है। गंगा का हाल, यमुना का हाल सबने न्यूज़ में पढ़ ही लिया है। तो यहाँ तक तो मैं समझा लेता हूँ। यहाँ तक समझा क्या लेता हूँ, उनके पास मेरी बात का कुछ जवाब नहीं रह जाता एंड में। बस वो प्रसन्न तो नहीं होते हैं, जो भी है। और एंड में बात हमेशा यहीं पर पहुँचती है कि तुम्हें पसंद नहीं आ रहा तो तुम चले जाओ बाहर, तुम तो जा सकते हो, जाओ तुम बाहर चले जाओ, बाहर नौकरी कर लो। फिर मैं उन्हें ये समझाता हूँ कि देखो, हमने देश बांट दिए बाहर, लेकिन पृथ्वी को नहीं पता। पाकिस्तान और इंडिया बट गए, उस पृथ्वी एक ही है। तो वन प्लैनेट, वन एनवायरनमेंट, वन क्लोज्ड इकोसिस्टम। तो तुम्हें क्या लगता है, भारत अगर डूबेगा तो बाकी के देश चल जाएंगे? तो मतलब फिर मैं उन्हें ये उदाहरण देता हूँ कि मेडागास्कर 80% ख़त्म हो गया। आज ही मैंने स्टोरी देखी एक लड़की की, उसने न्यूयॉर्क की स्टोरी डाली है। जैसे हमारे यहाँ दिल्ली में सर्दियों में पूरा हेज़ी हो जाता है पोल्यूशन से, वैसा न्यूयॉर्क हो रहा है। क्यों? क्योंकि कनाडा में आग लगी हुई है ज़बरदस्त। तो इस बात का मैं उन्हें और सटीक क्या आंसर दूं? मैं आपको और सटीक कैसे आंसर दूं जब इसी बात का मैं इतनी बार दे चुका हूं। हर दुकानदार को भी एक छोटी सी बात पता होती है कि जो तुम्हारा माल खरीदने को नहीं तैयार है उसके पीछे मत पड़े रहो। जो खरीद भी सकता है वो ग्राहक भी छूट जाएगा, पर तुम्हारा स्वार्थ है
तुम कह रहे हो यही 3 मेरे भाई हैं, वो 4 मेरे दोस्त हैं, वो 5 मेरे कलीग्स हैं, इन्हीं को तो समझाना है। अरे नहीं सुन रहे तो भाड़ में जाए ना, मरने दो, किसी और को समझाओ। जो सुनने को तैयार है उसको जाकर बताओ। पर तुम इन्हीं 3 को समझाना चाहते हो क्योंकि उनसे तुम्हारे स्वार्थ जुड़े हैं। तो असली समस्या वो है भाई, जो नहीं सुन रहा, तुम उसके पास पड़े किस लिए हुए हो? बहुत सुंदर तुमने दलील दी, अभी तुम्हारे तर्क अकाट्य हैं, तुम्हारे पास सूचना है। तुमने अभी जो 1-2 उदाहरण दिए वो मुझे भी नहीं पता थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम इतनी इंफॉर्मेशन से लैस हो, बहुत अच्छी बात है। और ये सब जानने के बाद भी कोई अगर तुम्हारी बात नहीं सुन रहा है, ये सब बता दिया तुमने उसे, फिर भी वो समझने को तैयार नहीं है, तो तुम उसके साथ अपना समय क्यों खराब कर रहे हो? छोड़ो ना, आगे बढ़ो ना, यहीं पे सब फंस रहे हो, आगे नहीं बढ़ रहे हो। लगे हुए हो, लगे हुए हो, लगे हुए हो। आचार्य जी, अगली बार जब आऊंगा ना तो अपनी पत्नी को भी आपके पास लेकर आऊंगा। पता है क्या होता है अगली बार? वो भी नहीं आता। वो लगा हुआ है क्योंकि उसको पता है कि पत्नी को अगर साथ नहीं ला पाया बहुत मारेगी। बात यह नहीं है कि उसे आचार्य जी से इतना प्यार है कि वो पत्नी को भी आचार्य जी से मिलाना चाहता है, खौफ है पत्नी का। तुम्हें भी खौफ है। आप 1 लाख लोग तब जमा हुए हो जब हम 10 करोड़ लोगों के पास गए हैं। 10 करोड़ के पास गए तो क्या है रेशियो? बोलो भाई, रेशियो कितना है? 1:100 into 10,000, 1:1000। 1000 के पास जब मैं जाता हूं, उसे अपनी बात कहता हूं, दरवाजा खटखटाता हूं, तो 1 या 2 यहां आते हैं। आपने 1-2 पकड़ रखे हैं जिनसे आपका पहले से नाता है, और उन्हीं 1-2 पे आप मशक्कत करे जा रहे हो। जाओ ना, 1000 के पास जाओ, तब 2 काबिल लोग मिलेंगे। धोखे से आपको काबिल बोल गया मैं। लगे हुए हैं कि हाँ, नहीं नहीं नहीं, मैं गांधारी हूं, तने धृतराष्ट्र बना के मानूंगी देव। वो धृतराष्ट्र बने ना बने, उधर दुर्योधन जरूर खड़ा हो जाएगा। मैं अपना कुनबा लेके आया हूं आपसे बात करने। कुछ राहें अकेली चली जाती हैं भाई। हैं परिवार वाले मेरे, कभी कभार बीच में आ भी जाते हैं, आए नहीं आए, मेरा आपका एक रिश्ता है। मेरे जो सब कॉलेज के दोस्त यार थे, उनकी संगति से, उनकी सहमति से मैंने ये काम शुरू करा है। तो आप काहे के लिए कंसेंसस बनाने में लगे रहते हो कि पहले हम ना सब लोग मिलके डिसाइड करेंगे दैट क्लाइमेट चेंज इज इंपॉर्टेंट। जिन मूर्खों को नहीं समझ में आ रहा उनको छोड़ो ना, आगे बढ़ो। मैं सबकी राह देखता रहता तो आपके पास कभी नहीं आ पाता। हाँ, अब आपके पास आ गया हूं, काम आगे बढ़ गया है, तो पीछे वाले भी धीरे धीरे आने लग गए हैं। पर आचार्य जी, वो मेरा बाप है, वो इतना लीचड़ थोड़ी हो सकता है। वो लीचड़ है। हर लीचड़ आदमी किसी न किसी का तो बाप होगा ना। पता नहीं क्या इतनी समस्या है मानने में कि हाँ यार, ये कलीग्स भी लीचड़ है, मेरे दोस्त भी लीचड़ हैं, लेट्स जस्ट मूव ऑन। वही कर रहे हो जो भी बोला था कि मेरा पति मेरी बात नहीं सुनता। तुमने उसका कौन सा वर्जन सुना दिया? मेरे कलीग्स मेरी बात नहीं सुनते। मैं वैसे कलीग्स के लिए इसलिए पूछ रहा था क्योंकि वो साइंस के स्टूडेंट्स हैं और मुझे लगा होंगे, काय के स्टूडेंट्स होंगे,
नियत से बड़ी कोई चीज होती है? साइंस नियत बदल देगा क्या? बदल देगा? बहुत सारे क्लाइमेट साइंटिस्ट्स भी ऐसे हो सकते हैं जिनका इतना बड़ा कार्बन फुटप्रिंट हो। तो क्लाइमेट साइंस भी क्लाइमेट के प्रति उसकी नियत को नहीं बदल सकती। नियत बहुत बड़ी बात होती है, आखिरी बात होती है। आपको खुशी होगी इस नाते जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं, यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।